बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? आवाज़ आ रही है मेरी? ये सर आ रही है। ठीक है। तो असाइनमेंट आप लोगों ने जमा करा दी है, असाइनमेंट 2? सर कल है, अभी करा देंगे। अच्छा, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई मेरे ख़्याल में। नो सर, आज रात 12 बजे तक टाइम है ना, करा देंगे पहले ही। ठीक, ठीक, ठीक। क्विज़ जो है वो वो विजुअल तो असाइनमेंट दिए सर आप। एक्सपेक्टेड था कि आप लोग कह रहे थे कि आज की क्लास में नहीं है, अदरवाइज़ मैंने तो आज ही लेना था। नो सर, आपने बताया नहीं था इसलिए हमें नहीं पता सर। तो अभी अगली क्लास हमारी कब है? सर थर्सडे को। थर्सडे को इंशाल्लाह आप लोग क्विज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है? सर किस चैप्टर से होगा? अभी तक जितना पढ़ा है वो मैक्सिमम वो सारा कुछ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक क्विज लिया था? सर इनकोडिंग अभी टेक्निक्स याद। हुई थी। इनकोडिंग इन सर इनकोडिंग टेक्निक नहीं थी, उसके अलावा सारा था। ये हाँ, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल, बिल्कुल। पहले सारा किए हैं। तो और इनकोडिंग और इनकोडिंग के बाद जो है ये क्विज 2 होगा, ठीक है? आप लोग ठीक है वीडियो सर, जो इनकोडिंग और जो ये चैप्टर शुरू हुआ है ये वाला होगा हाँ, सर। ये वाला चैप्टर है कंप्लीट। ठीक है सर। ओके सर। हमारा मिड टर्म कब डिसाइडेड है? 7 तारीख को। सर 7 को, 7 7 को। जनवरी 7 को मिड टर्म है। आप लोग मिड टर्म में कंप्लीट कोर्स जितना पढ़ा है वो कंप्लीट इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो हमारे पास लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था इनकोडिंग टेक्निक्स। अगर हमारे पास डिजिटल डेटा हो और उसको हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास एनआरजी है, नॉन रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो। फिर हमने कहा था बाइपोलर एएमआई, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन भी पढ़ लिया था साथ में। और साथ सर में इसकी आपने स्लाइड्स भेजी थी या लेक्चर सर? स्लाइड्स तो मैंने अपलोड कर दी थी एलएमएस के ऊपर। सर इसकी इस चैप्टर की स्लाइड भेज देना। लेक्चर में टाइम लग जाता है तो स्लाइड्स बंदा देखता है तो जल्दी फिर कर ठीक, लेता है। ठीक है। स्लाइड्स अगर कहीं पे मिसिंग है मैं एलएमएस देख लूंगा, स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा रेलेवेंट स्लाइड्स, ठीक है? या लेकिन ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा सर। नहीं, एलएमएस आप ओपन करके देख सकते हैं ना। ठीक है सर। एलएमएस पे अवेलेबल सर होंगे, आप पेपर में वहाँ से पहले तो डाउनलोड कर चैप्टर है सकते ना, आपने कल बताया। हैं, ठीक है? तो हमारे पास ये कि जब हमने डेटा ट्रांसमिट करना है तो हम डेटा ट्रांसमिट किस तरह करते हैं? हम जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो डेटा हम नॉर्मली सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। डेटा नॉर्मली आपके पास अवेलेबल होता है, या तो आपके पास डिजिटल डेटा हो सकता है या आपके पास एनालॉग डेटा हो सकता है। तो जब आप ट्रांसमिट करते हैं, सो यू मस्ट हैव टू ट्रांसमिट इट on the medium. For medium, you need to convert the data into signals. अब जब हम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनती हैं, या तो ये पॉसिबल है कि हमारे पास डिजिटल डेटा है एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल सिग्नल्स, पॉसिबिलिटीज आर देयर। और सेकंड जो है आपके पास एनालॉग डेटा होता है और एनालॉग डेटा को आप डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, या आपके पास एनालॉग डेटा है और आप उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और समटाइम्स यू हैव डिजिटल डेटा एंड यू नीड एनालॉग सिग्नल। सो ये आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है? तो हमने जो कवर किया है, हमारे पास डिजिटल डेटा था, हमारे पास बाइनरी बिट्स अवेलेबल होती थी, और हमने देखा था मॉड्यूलेट एन्कोडिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, ठीक है? और एन्कोडिंग टेक्निक्स में एक टेक्निक हमारे पास नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, रिटर्न टू ज़ीरो, जो कि यूनिपोलर टेक्निक थी। फिर हमने बाइपोलर टेक्निक्स पढ़ी जिसमें एएमआई आ गया, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, और साथ में आपके पास जो है स्यूडो टर्नरी। ये 2 एन्कोडिंग टेक्निक्स हमने कवर की थी। फिर हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट एन्कोडिंग टेक्निक्स थी मैनचेस्टर, वो भी हमने कवर की थी, और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। तो इसकी कुछ वीडियोस भी मैंने एक आपको सेंड कर दी थी जिसमें मैं एक पेज के ऊपर उसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो वहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया हो सकता है। तो एक तो हमने ये कवर किया कि डिजिटल डेटा को हम आराम से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट समटाइम्स देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपके पास एनालॉग डेटा अवेलेबल हो, मीन्स कि आपके पास वोल्टेजेस अवेलेबल हो, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये, या आपके पास डेटा जो है एनालॉग फॉर्म में अवेलेबल हो, जो बाइनरी फॉर्म में ना हो, या आपके पास 5 हो, 2 हो, 3 हो, इस फॉर्म में अवेलेबल हो।
तो still you can convert into digital conversion to digital signals. तो हमारे पास जो टेक्निक यूज होती है वो हमारे पास है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। थ्रू पल्स कोड मॉड्यूलेशन वी कैन कन्वर्ट एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स। सो जब आपके पास एनालॉग डेटा है और आपने उससे सिग्नल्स बनाना है, सिग्नल कौन सा बनाना है? डिजिटल सिग्नल। जो टेक्निक आपने यूज करनी है उसको हम कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम। ये नॉर्मली आपने देखा होगा, पीसीएम हमारे पास जो टेलीफोन सिस्टम है वहाँ पे पीसीएम यूज होता है, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली व्हाई वी यूज डिजिटल सिग्नल्स, हमने पहले ये देखा था कि डिजिटल सिग्नल्स हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई नॉट एनालॉग सिग्नल्स। So a digital signal is superior to an analog signal because it is more robust to noise and can easily be recovered। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल जो है वो रोबस्ट है अगेन नॉइज, एंड इसको रिकवर भी आप कर सकते हैं, इसकी एम्पलीफाई भी आराम से कर सकते हैं। वजह क्या है, वाई एनालॉग सिग्नल जो है वो इतना वल्नरेबल है नॉइज के? क्योंकि हमने बताया था कि नॉइज भी बाय डिफॉल्ट आपके पास एनालॉग फॉर्म में अवेलेबल है। एनवायरनमेंट में अगर आप कहीं पे नॉइज को देखें सो वो आपके पास एनालॉग फॉर्म में अवेलेबल है। तो जब एनालॉग सिग्नल्स के साथ वो इजीली क्या कर सकता है उसके साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट उसका फेज समटाइम्स सेम आ सकता है, या ये है कि चांसेस ज्यादा है क्योंकि सेम करेक्टरिस्टिक के या सेम एट्रीब्यूट्स के सिग्नल्स को आपस में आप इजीली कंबाइन किया जा सकता है। लेकिन इफ यू कंपेयर नॉइज टू डिजिटल सिग्नल्स तो कंपेरेटिवली काफी डिफिकल्ट है उसको डिजिटल सिग्नल्स के साथ मर्ज होना। So this is the one reason we can say that analog signals can be easily जो है integrated, या a noise can be easily integrated या superimposed to analog signals. So that's why we prefer digital signals. ठीक है? For this reason, the tendency today is to change analog signal to digital. हमने देखा था कि लास्ट टाइम कि आपके पास इनपुट पे डिजिटल डेटा था और आप उसको डिजिटल सिग्नल्स में आप आराम से आपने कन्वर्ट किया। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे पास एनालॉग डेटा होगा और आउटपुट पे हमने डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट करना है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। हमने एक और टेक्निक भी पढ़ी थी और हमने थोड़ा सा डिफरेंस भी देखा था कि एनकोडिंग और मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस है। कोई बता सकता है? लास्ट टॉपिक में हमने ये कवर किया था, व्हाट इज एनकोडिंग एंड व्हाट इज मॉड्यूलेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नो सर भूल गए। हमने पढ़ा था कि एनकोडिंग और मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस है। जी बता सकते हैं? देखिए ये तो हमने कवर किया था, ये अगर आप लोग नहीं देख रहे ये तो बहुत सिंपल है, और इसको मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था कि एनकोडिंग और मॉड्यूलेशन में मेन डिफरेंस क्या है। अगर आपके पास इनपुट पे कोई भी सिग्नल हो लेकिन आउटपुट पे अगर आपके पास जनरेट हो रहा है एनालॉग सिग्नल्स तो उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। और आपके पास इनपुट पे कोई भी क्वेश्चन हो लेकिन आपके पास आउटपुट पे हमेशा डिजिटल सिग्नल आ रहे तो वो आपके पास क्या है? दैट वुड बी अ एनकोडिंग। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन? एनकोडिंग में हमेशा से आउटपुट पे डिजिटल सिग्नल आएगा, मॉड्यूलेशन में आउटपुट पे हमेशा से एनालॉग सिग्नल आएगा। समझ आ गया या नहीं अभी भी? सर आ गई। देखिए आपके पास इनपुट पे कोई भी डेटा हो, जब आपने ट्रांसमिट करना हो लेकिन आउटपुट पे हमेशा से डिजिटल सिग्नल अगर है तो आप क्या करेंगे? इनकोडिंग मैकेनिज्म इसको कहेंगे। लेकिन आपके पास इनपुट पे कोई भी सिग्नल हो लेकिन आउटपुट पे एनालॉग सिग्नल जनरेट हो रहा है तो दैट वुड बी मॉड्यूलेशन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूलेशन एंड एनकोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहन में रखे। आइंदा में एक क्वेश्चन पूछो और आप लोग ये जहन में ना तो ये थोड़ा सा ना इसको कवर करें क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ नहीं आ रही। So PCM, why we use PCM? PCM is normally used to convert any analog signals into analog data into digital signals.
सो ये टेक्निक्स नॉर्मली ऑर्डिनरी टेलीफोन सिस्टम जो आपके पास PSTN है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और इट्स बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपके पास सैम्पलिंग होगी, सेकंड पे आपके पास क्वांटाइजेशन होगी, थर्ड पे आपके पास बाइनरी कोडिंग होगी। So in this way, you can convert any analog data into digital signal or any analog signals into digital signals. PCM, pulse code modulation, is a mechanism that is used to convert analog signals to digital signals. It is a 3-step process. First step के अंदर sampling होगी, second के अंदर quantization होगी, third में क्या होगी, binary encoding होगी। सबसे पहले देखते हैं कि sampling क्या चीज़ है, ठीक है? अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो आपके पास कोई एनालॉग सिग्नल है, ठीक है? और ये पीसीएम एनकोडर है। पीसीएम एनकोडर कंसिस्ट ऑफ 3 ब्लॉक्स। द फर्स्ट ब्लॉक इज सैंपलिंग। जब आप एनालॉग सिग्नल्स को सैंपल से गुजारेंगे, सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन इजीली ड्रा a discrete समटाइम्स डिस्क्रीट पल्सेस। आप इसको एक लाइंस लगा देते हैं उसके टाइम्स जो है एक्सिस पे, की एक्सिस पे आप उसको सिंपल एक लाइंस लगा देते हैं। सो इट्स बेसिकली क्या है, ये सैम्पलिंग है। देन क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन के अंदर ये होता है कि जब आपके पास कोई सैंपल करते हैं तो उसके जो पीक्स है, जो पीक्स थोड़े से जो है आपके पास स्पाइक्स होते हैं, उस स्पाइक्स को आप रिमूव करते हैं तो उसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। इनकोडिंग में हम फिर क्या कर देते हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स जो है उसको हम इनकोड करके बाइनरी डेटा एंड में ले लेते हैं 10101 फॉर्म में। तो दिस इज बेसिकली अ डिजिटल डेटा। यू हैव एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल डेटा यूजिंग पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि मीडियम पे आपके पास, देखिए कहाँ पे यूज़ होता है, मीडियम पे आपके पास एनालॉग सिग्नल्स हैं। कंप्यूटर आपके पास क्या यूज़ कर रहा है, डिजिटल डेटा, ठीक है? कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी डेटा। तो वो डेटा जब आता है तो वो क्या होता है बेसिकली, वो कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल डेटा के अंदर, ठीक है? सो दिस इज़ कॉल्ड पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब हम देखते हैं कि सैंपलिंग क्या चीज़ है और फिर हम क्वांटाइजेशन की तरफ आएँगे, देन इन द थर्ड स्टेप वी विल कवर एन्कोडिंग मैकेनिज़्म, ठीक है? या एन्कोडिंग टेक्निक। सो व्हाट इज़ सैंपलिंग बेसिकली? Sampling is an analog signal is sampled every ts seconds, ठीक है? ts is the sample interval, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपके पास एक एनालॉग सिग्नल है, ये ts है बेसिकली। ये देखिए, ये आपके पास एक एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड आपके स्ट्रेंथ को या पावर को डिफाइन करता है, या एनर्जी को, कि सिग्नल कितना आपके पास उसकी एनर्जी कितनी है, या हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज बेसिकली रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ अ सिग्नल। if is a high energy signals तो ऑटोमेटिकली उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इसलिए लो एनर्जी सिग्नल्स तो इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। बट टाइम एक्सिस पे बेसिकली क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रहा है बेसिकली, या ये सॉरी, ये टाइम डिफाइन कर रहा है, या टाइम पीरियड हो सकता है, या ये फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, क्योंकि एफ किसकी इक्वल है, 1/ts की इक्वल है। तो जब आपके पास टाइम गिवन हो, टाइम पीरियड गिवन हो, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो, सो यू कैन इजीली गेट अ टाइम पीरियड हियर। सो ये आपके पास है कि हर एक, देखिए हर एक टाइम पे, जैसे सपोज ये t0 है, ये t1 है, t2, t3, t4, t5, इस तरह आपने क्या किया, ये डिफरेंट टाइम एक्सिस है। आपने हर एक टाइम के ऊपर t1, t0, t1, t2 के ऊपर आप एक लाइन लगा देते इस तरह। सो दिस इज बेसिकली सैम्पलिंग, इसको हम कह सकते हैं। सैम्पलिंग की फर्दर 3 हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ts इज रेफर टू द सैम्पलिंग इंटरवल। ये जो ts आपके पास है, दिस इज सैम्पलिंग इंटरवल, टाइम इंटरवल है बेसिकली, तो इसको हम सैम्पलिंग इंटरवल कहेंगे। फिर सेकंड आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ts fs, अगर आपके पास ts गिवन है तो आप फ्रीक्वेंसी, सैंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। और हमने इस पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो या टाइम पीरियड गिवन हो तो यू कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, सो यू कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ts इज इक्वल टू 1/fs। आप सिंपल इसमें वैल्यू पुट करें, सो यू कैन गेट अ टाइम पीरियड। तो ये आपके पास सैम्पलिंग रेट है। ये आपके पास fs क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये सैम्पलिंग रेट आ रहा है। यहाँ पे आपके पास ये ज़हन में रखना है कि देयर आर 3 सैम्पलिंग मेथड्स। द फर्स्ट वन इज आइडियल, द सेकंड वन इज नेचुरल, एंड द थर्ड वन इज फ्लैट टॉप। इन आइडियल सैम्पलिंग, ईच आप सैंपल करते हैं ईच इंस्टेंट के ऊपर आप सिंपल लाइन लगा देते हैं। नेचुरल में ये होता है कि आप वेट दे देते हैं हर एक टाइम इंटरवल के ऊपर, ऊपर आप क्या करते हैं, एक पूरा वेट डिफाइन करते हैं, जिस तरह हम डिजिटल डेटा के अंदर वो एक बिट का जो वेट हम डिफाइन करते थे। और थर्ड के अंदर जो डिफाइन करते हैं उसको हम
फ्लैट टॉप कर देते हैं। वो जो ऊपर जो पोर्शन होता है, जो एम्पलीट्यूड का टॉप जो पोर्शन होता है, उसको हम बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको समटाइम्स इट इज कॉल्ड पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, क्योंकि सारा कुछ हम एम्पलीट्यूड के साथ ही दे रहे हैं। देखिए ये आपके पास आइडियल सैम्पलिंग है, दिस वन इज अ नेचुरल सैम्पलिंग। नेचुरल सैम्पलिंग आपने विड्थ दे दिया, लेकिन क्या है, देखिए आपने उसी कर्व के साथ ही दे दिया। देखिए ये कर्व है, देखिए उसी उसी नेचुरल फिनोमिना में दे दिया। दिस इज नॉट नेचुरल, ये दे नेचुरल नहीं है। तो इस आपने क्या किया, इसको आपने क्या किया, फ्लैट कर दिया। इसके जो टॉप है, ठीक है, इसको टॉप को आपने क्या किया, फ्लैट कर दिया। क्योंकि अल्टीमेटली इसको हम नॉर्मली क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि फ्लैट करने को हम क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन हाउ समहाउ यहाँ पे कुछ एरर्स आएगा जरूर, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। यहाँ पे कुछ कहीं पे आप डिक्रीज कर रहे हैं। देखिए देखिए ये यहाँ पे काफी डेटा, यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज भी हो रहा है साथ में। सो दिस इज बेसिकली थ्री आपके पास सैम्पलिंग है। इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। इनिशियली हम देखते हैं कि आइडियल सैम्पलिंग क्या है, आइडियल को देखते हैं। अच्छा, जब भी आप डेटा को सैंपल करते हैं, एक चीज जहन में रखना है आपने कि आपके पास एनालॉग सिग्नल अवेलेबल है, ठीक है, और आप पीसीएम लगाते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन लगाते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डेटा के अंदर। आपके पास कोई सिग्नल गिवन है साइनोसाइडल फॉर्म में, तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने कन्वर्ट करना है 101 फॉर्म में। टेक्निक है पीसीएम। पीसीएम में फर्स्ट जो है आइडियल सैम्पलिंग है। जब भी आप किसी सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग से डिजिटल डेटा के अंदर, तो आपने सैम्पलिंग रेट डिफाइन करना है। एक तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि गिवन होती है, एक होता है सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट के लिए आपके पास एक क्राइटेरिया है जो नाइक्वेस्ट थ्योरम ने डिफाइन किया, जिसको हम नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया कहते हैं। कि आपके पास कोई सिग्नल अवेलेबल है, लेट सपोज 4 किलोहर्ट्ज उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो आपने इसका सैम्पलिंग रेट क्या डिफाइन करना है, ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज है, तो इसको आपने सैम्पलिंग रेट इसके लिए आपने क्या डिफाइन करना है, 8 किलोहर्ट्ज। ये चीज जहन में रखें। अगर आपके पास कोई सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, और उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 किलोहर्ट्ज अवेलेबल है, तो आपने इसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या सेट करना है या सैम्पलिंग रेट क्या डिफाइन करना है, दैट वुड बी अ ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस। ज्यादा हो सकता है, बट एटलीस्ट इट वुड बी ट्वाइस। ठीक है, जितना आप सैम्पलिंग रेट को ज्यादा रखेंगे, उतना आपके पास जो आउटपुट पे या जो आपके पास सिग्नल जो इजीली आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो according to Nyquist theorem, the sampling rate must be at least 2 times the highest frequency contained in the signal. मैं अब थोड़ा सा ना ये इसको ना सॉल्व कर देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये व्हाइट बोर्ड आप नजर आ रहा है आपको, ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सिग्नल है एनालॉग फॉर्म में, ठीक है, और इस एनालॉग फॉर्म के सिग्नल को मैंने कन्वर्ट करना है 101 फॉर्म में। कोई डिजिटल डेटा में हमने कन्वर्ट करना है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, हमने देखा कि इसके लिए पीसीएम यूज होता है। ठीक है, ये चीज जहन में। इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास डिजिटल डेटा हो या कुछ भी हो, अगर डिजिटल डेटा हो और आपने इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते थे, हमने इनकोडिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, आरजी एनआरजी। ठीक है, तो ये चीज दो चीजें आपके जहन में, तो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। राइट नो आपके पास एनालॉग सिग्नल है। अब इस एनालॉग सिग्नल की कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे वो यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और इसकी पीक के ऊपर जो है, ये जो पीक है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, लेट सपोज। ठीक है, तो आपने सैम्पलिंग रेट क्या डिफाइन करना है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जिससे आपने इसको सैंपल करना है, वो आपने डिफाइन करना है ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। सो ये 4 किलोहर्ट्ज है, तो ये 4 टाइम्स 2 हो जाएगा, ट्वाइस है 4 टाइम 2, तो ये 4 किलोहर्ट्ज वुड बी इक्वल टू 8 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपने क्या रखना है, 8 किलोहर्ट्ज आपने सैम्पलिंग रेट रखना है। अदरवाइज अगर इससे आप कम रखेंगे, तो आपके पास सिग्नल जो है कुछ और फॉर्म में, एग्जैक्टली इस फॉर्म में जो है आपके पास सिग्नल किसी और फॉर्म में रिकवर होगा, नॉट एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। अगर इससे आप ज्यादा रखेंगे, 8 किलोहर्ट्ज से भी आप ज्यादा रखेंगे, तो आपके पास और भी फाइन सिग्नल्स पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप जितनी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप रख सकते हैं, तो वो आपके आपके पास बेटर है, न कि आप कम रखें। तो अगर आपके पास इनपुट पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, लेट्स सपोज,
तो आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आप कितना रखेंगे या सैम्पलिंग रेट कितना डिफाइन करेंगे? बताइए, कोई बता सकता है? जी, आफाक बता दें। ये सर क्या कह रहे हैं? आपके पास इनपुट पे सिग्नल जो है वो 1 किलोहर्ट्ज़ की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और आपने इसको कन्वर्ट करना है, आउटपुट पे आपने डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करें, तो आपने सैम्पलिंग रेट क्या सेट करना है इसका? सर मुझे नहीं सही समझ आई इसकी। कोई और बता सकता है? उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, एग्जैक्टली। तो ये 1 किलोहर्ट्ज़ मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास जो सैम्पलिंग होगी वो 2 किलोहर्ट्ज़ होगी। सर सर 2 से किस तरह करेंगे मल्टीप्लाई? ये क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि आप इस तरह करेंगे तब आप रिकवर कर सकेंगे, और ये क्राइटेरिया हमें किसने बताया? ये हमें नैक्विस्ट क्राइटेरिया, नैक्विस्ट ने बताया कि तभी आप एक सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं या आप सैंपल कर सकते हैं तब जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तब आपके पास सिग्नल जो इजीली रिकवर हो सकेगा ओरिजिनल हालत में। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस मैच हो सकती है या मिसप्लेस हो सकती है। ठीक है? ये जब भी आप ये मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपने नैक्विस्ट थ्योरम को फॉलो करना है, और नैक्विस्ट थ्योरम क्या कहता है? उसने नैक्विस्ट क्राइटेरिया हमने बताया है कि आप मैक्सिमम जो है जब आप भी सैंपल करेंगे ये नैक्विस्ट है। The sampling rate must be at least 2 times of the highest frequency continuous signal। तो ये क्राइटेरिया आपने फॉलो करना। तो इसको हम कह सकते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नहीं होगी, आपने किलो हर्ट्ज में ही कर दी। लेट्स सपोज अगर आपके ये हर्ट्ज में भी हो सकती है, किलो हर्ट्ज में भी हो सकती है, मेगा हर्ट्ज में भी हो सकती है, डिफरेंट। ये तो वो है जिस हालत में भी अगर आपके पास गिवन है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अगर आपके पास गिवन है किसी सिग्नल में जो कि है लेट्स सपोज 2 हर्ट्ज है, लेट्स सपोज इस पर मैं हर्ट्ज लिख लेता, तो आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सैम्पलिंग रेट क्या हो जाएगा? 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है? अगर आपके पास ये 2 किलो हर्ट्ज है तो सैम्पलिंग रेट क्या हो जाएगा? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज 4 सर। किलो हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक मैं है? ये कह रहा था कि इसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, वो तो खैर वो तो आप यूनिट की बात कर रहे हैं, वो तो आपकी क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज में ही होता नहीं है नहीं ज्यादा, तो देखिए यूनिट जो है जरूरी नहीं कि हर्ट्ज में हो, किलो हर्ट्ज में भी हो सकता है, मेगा हर्ट्ज में भी हो सकता है। वो तो सिंपल किलो और मेगा को आप अगर आपने मेगा लिखना है तो 10 टू द पावर 6 कर दे, अगर आपने गीगा लिखना है तो 10 टू द पावर 9 कर दे, अगर आपने किलो लिखना है 10 टू द पावर 3 कर दे, अगर आपने नैनो करना है तो 10 टू द पावर 9 कर दे, -9, अगर आपने पीको करना है तो 10 टू द पावर -12 कर दे, अगर आपने मिली करना है तो आप 10 टू द पावर -3 करें, अगर आपने माइक्रो करना है तो 10 टू द पावर -6 करें। ये तो जस्ट दीज आर सम जो कि ये तो यूनिट्स है, ये तो नंबर्स है, आप सिंपल नंबर आप डिफाइन करते हो इसका यूनिट के साथ। ठीक है? 2 यूनिट्स आपके पास है, या तो आपके पास एसआई यूज होता है दुनिया में या आपके पास मेट्रिक यूनिट्स यूज होते हैं। दुनिया में 2 ही सिस्टम यूनिट्स के फॉलो किए जाते हैं, कुछ किलोज में होते हैं और कुछ जिस तरह फीट होता है कहीं पे हम मीटर्स लिखते हैं। ठीक है? सो ये डिफाइन कर दिया आपके पास कि आपने जब भी आपने सैंपल करना हो किसी भी सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो इनपुट पे आप सबसे पहले सिग्नल्स को देखेंगे, फिर उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी को देखेंगे मैक्सिमम, अगर वो ज़्यादा है जितनी भी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको आपने 2 से डिफाइन करना है। दिस इज बेसिकली नाइक्वेस्ट थ्योरम। ठीक है? तो इसमें आपने इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रखना है। इसके अलावा भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं करते तब भी आप रिकवर कर सकते हैं, आप डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके उसमें इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है। फिर आपने कहा कि हम लो पास के लिए और बैंड पास के लिए दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है लो पास और बैंड दोनों के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लो पास क्या करता है, लो पास हमेशा से 0 को भी कंसीडर कर लेता है, क्योंकि लो पास से हर लो फ्रीक्वेंसी को पास कर सकता है, लेकिन हाई पास बैंड पास जो है सिग्नल अपनी मर्जी के मुताबिक किसी बैंड को आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो इससे मेन डिफरेंस बिटवीन बैंड पास एंड अ लो पास फिल्टर। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको आप देखें
कि फॉर एग्जांपल इन ए क्यूटिक एग्जांपल ऑफ Nyquist थ्योरम, लेट अस सैंपल अब सैंपल पर 3, अगर आपके पास क्या है, आपके पास कोई भी डिफाइंड है, आपने FS4F कर दिया तो आपने ज्यादा डिफाइन कर दिया। अगर आपने एग्जैक्टली Nyquist डिफाइन करेंगे तो आपने F इज इक्वल टू 2F कर दिया। और अगर आप इसको कम करेंगे, F इज इक्वल टू F करेंगे, तो आपके पास आउटपुट पे किस किस्म के सिग्नल जनरेट होंगे ये देखें। हम क्यों कहते हैं एक है और सामने, देखिए आपने आपके पास ये सिग्नल था इनपुट पे और आपने इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो आपने F इज इक्वल टू 2F किया, तो समहाउ यू देखिए आपके पास सिग्नल्स फिर भी इसके साथ आ रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं। आपने 4F कर दिया तो और ज्यादा पॉइंट्स आपने डिफाइन कर दिए। देखिए पहले आपने देखिए उसमें आपने 2 पॉइंट्स लगा दिए क्योंकि 2F आपने डिफाइन किया। यहाँ पे आपने उसी एक ही सेट के अंदर आपने क्या किया, आपने 4 डिफाइन कर दी। सो F इज इक्वल टू 4F, आपने सैम्पलिंग रेट क्या डिफाइन किया, 4F। इट मीन्स कि ये ओवर सैम्पलिंग है। एक होता है अंडर सैम्पलिंग, आपने कम कर दिया, आपने एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी सैम्पलिंग रेट की जो इनपुट पे थी, तो आपके पास देखिए ये चीज रिकवर हो रही है। देखिए ये कितना डिफरेंस है इसमें, इसमें कितनी इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो रही है। सो इट्स रादर बेटर कि आप क्या करें, आप सैम्पलिंग एग्जैक्टली आप डिफाइन करें 2F पे। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा भी करते हैं सो समहाउ उसको ओवर सैम्पलिंग कहते हैं, लेकिन आप स्टिल यू कैन गेट द सिग्नल्स, मोर फाइन सिग्नल्स यू कैन गेट, ठीक है, एट द आउटपुट। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान की, ह्यूमन बीइंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो फ्रीक्वेंसी वो 3.4 किलोहर्ट्ज से लेकर 4 किलोहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3.4 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज के दरमियान होती है। तो कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, कुछ की थोड़ी सी स्लो होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो ना बड़े उनकी आवाज बड़ी स्ट्रांग होती है, तो मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, इट माइट बी इक्वल टू 4 किलोहर्ट्ज। कुछ लोग थोड़ा सा कम फ्रिक्वेंसी में बात करते हैं या उसकी जो डिफॉल्ट फ्रिक्वेंसी उसकी बोलने का स्टाइल वो कम है। तो अगर आप तेज ज्यादा लाउडली स्पीक करेंगे तो मे बी कि आपकी फ्रिक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज या 4 से थोड़ी सी ज्यादा हो। लेकिन अगर आप स्लो फ्रिक्वेंसी के साथ बात करेंगे या आप थोड़ा सा स्लो मोड में बात करते हैं तो इट मीन्स कि आपकी फ्रिक्वेंसी 3 से या 3 से भी कम हो सकती है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो 3.4 किलो हर्ट्ज से लेकर 4 किलो हर्ट्ज के अराउंड होती है। तो अगर आपने और हमारा सिग्नल जो हम बोलते हैं बेसिकली एनालॉग सिग्नल हम जनरेट करते हैं। तो अगर आप बाज़ औक़ात अगर हम माइक में बोल रहे हैं और कोई फ्रीक्वेंसी है, इसको आपने डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करें, 101 में कन्वर्ट करना है, तो वो आप किस तरह सैंपलिंग रेट क्या डिफाइन करेंगे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सिग्नल की? आप उसको टाइम्स करेंगे 2 के साथ। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में वो बोल रहे हैं 3.4 किलोहर्ट्ज़ में और आपने उसको सैंपल करना है तो 3.2 टाइम्स 2 कर लेंगे। सैंपलिंग रेट आप ये डिफाइन करेंगे, तब जाके आप ओरिजिनल सिग्नल जो है रिकवर करा सकेंगे या सैंपल डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करें कि अगर आपके पास 4 किलोहर्ट्ज़ पे कोई बंदा बात कर रहा है और आप उसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सैंपलिंग रेट क्या डिफाइन करेंगे? आप 8 किलोहर्ट्ज़ डिफाइन करेंगे। तो अगर आप 8 किलोहर्ट्ज़ भी डिफाइन कर सकते हैं, समटाइम्स अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने 16 किलोहर्ट्ज़ डिफाइन करना है, तो इसको ओवर सैंपलिंग करेंगे। अगर आप 4 से या 2 से ज़्यादा किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम ओवर सैंपलिंग कहेंगे। अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एग्ज़ैक्टली नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को आप ओबे करते हैं, देन आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ सैंपलिंग। लेकिन अगर आप उसको एग्ज़ैक्टली इनपुट पे जो है उससे वो वाली फ्रीक्वेंसी या उससे भी कम आप सैंपलिंग रेट सेट करते हैं, तो उसको हम अंडर सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखें। ये 3 जो है डिफाइन है क्राइटेरिया। तो लेट्स सपोज आपके पास जो है एग्जाम्पल है 4.7 फ्रॉम द बुक, 4.8 हमने देखे कि एक एग्जाम्पल रिलेटेड टू 4.7 is a seeming backward relation to the wheels of forward moving or car moving. They can be understand. A movie is a 24 frame per second. If the wheel is 12 times, ये इसको हम छोड़ दें, इसको देखें। टेलीफोन कंपनीज डिजिटाइज वॉइस बाय एज्यूमिंग अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज। अगर आपके पास जो टेलीफोन कंपनीज है मैंने पहले डिफाइन किया, वो क्या डिजिटाइज करती है, जो वॉइस सिग्नल है जो आप फोन पे बात करते हैं नॉर्मली, वो जो ऑर्डिनरी टेलीफोन कंपनीज हैं, तो वो 4000 हर्ट्ज जिसको हम 4 किलो हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जब आप इसको सैम्पलिंग रेट इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, इसके लिए आप 4000 हर्ट्ज को आप मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर के साथ, 2 के से आप साथ। मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे क्या जनरेट हो जाएगा,
8,000. ठीक है, so sampling rate should be 8,000 if you want to digitize voice signals into digital data. आगे समझ? और से बड़ा है तो ये ओवर सैम्पलिंग हो जाएगा ना। हाँ, अगर आप इसको 4,000, अगर ये 8,000, अगर आप 4,000 हर्ट्ज को टाइम्स करेंगे 3 के साथ या 4 के साथ करेंगे, अगर 16,000, अगर यहाँ पे मैं कह देता हूँ 16, अगर आप ये करेंगे सो दिस वुड बी ओवर सैम्पलिंग। ठीक है, अगर आप 8,000 करेंगे सो दिस वुड बी सैम्पलिंग, एग्जैक्टली यू आर ओबेइंग द Nyquist क्राइटेरिया। बट इफ यू, अगर आप 4,000 ही कंसीडर करते हैं सो दिस इज अंडर सैम्पलिंग। अगर आप 3,000 से भी डिफाइन करते हो दिस इज अंडर सैम्पलिंग। ठीक है, तो लेकिन एग्जैक्टली आप क्या करें, एटलीस्ट मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया आपने ओबे करना है, तो आपने 8,000 के साथ क्या करना है, ये आपने इसको जरूर मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज आपके पास जो वॉइस सिग्नल है वो एग्जैक्टली उस फॉर्म में वो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट नहीं होगा। वो इंफॉर्मेशन जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, कम मिसिंग पार्ट्स आ सकते हैं उसके अंदर, बल्कि अच्छे खासे डेटा आपके पास जो है वो मिस हो सकता है जब आप रिकवर करेंगे तो। ओके, अगर आपके पास एक लो पास सिग्नल है, उसका बैंडविड्थ 2000 किलोहर्ट्ज है, सो व्हाट इज द मिनिमम सैम्पलिंग रेट? क्या हो जाएगा इसके लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट? यहाँ पे 400 किलो हर्ट्ज। हाँ 400 400 आ जाएगा। सो आपके पास जो सैम्पलिंग रेट है एफ एस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 200 किलो हर्ट्ज। ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका हो जाएगा 400 किलो हर्ट्ज। ठीक है, सो ये क्या है कि आप मिनिमम जो है, मिनिमम सैम्पलिंग रेट आप अब सिग्नल्स आप डिफाइन करते हैं। जो जब मिनिमम आ जाए सो आप क्या करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई। अगर आप, मैंने कहा कि मैक्सिमम सैम्पलिंग रेट, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आप 4 से मल्टीप्लाई करें बेशक। ठीक है, तो ये चीजें आप जहन में रखिए। सो लो पास फिल्टर के अंदर क्या है, बिटवीन 0 एंड एफ होगा। आप 0 जरूर कंसिडर करते हैं लो पास फिल्टर के अंदर, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी लो पास फिल्टर अलाउ करता है लो पास सिग्नल्स। So what f is the maximum frequency is the signal. Therefore, we sample the signal at 2 times of the highest frequency. So the sampling rate should be therefore 4,000 sample per second. इसका क्या मतलब है, ये 4,000 किलो हर्ट्ज जो है ये पर सेकंड जो है सैंपल होंगे। उसका जो सैम्पलिंग रेट होगा एटलीस्ट जिस जिस रेट से वो सैंपल होंगे, सो दैट वुड बी 4,000 किलो हर्ट्ज, जिसको हम नॉर्मली जिसको हम कहते हैं जो आपके पास आता है 4 लाख सैंपल्स पर सेकंड, जिसको हम नॉर्मल अंदाज में कह सकते हैं। अगर आप 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 करते तो अगर आप इसको, किलो का क्या मतलब है, किलो का मतलब है 10 टू द पावर 3। सो 10 टू द पावर 3 इज नॉर्मली इक्वल टू 1000। सो 4000 को आप टाइम्स करेंगे 1000 के साथ, तो यू माइट गेट अ दिस नंबर। फिर आप देखिए ये हमने पढ़ लिया। अब आते क्वांटाइजेशन की जानिब। क्वांटाइजेशन क्या है, सैम्पलिंग रिजल्ट इन पल्सेस वेरिंग एम्पलीट्यूड वैल्यूज वेरिंग बिटवीन टू लिमिट्स। आपके पास दो लिमिट्स होते हैं, एक आपके पास मिनिमम होता है, एक आपके पास मैक्सिमम होता है। So the amplitude values are infinite between the two limits. So we need to map the infinite amplitude values into a finite set of values. So this is achieved by dividing the distance between minimum and maximum L zone. ये जो है क्वांटाइजेशन किसकी इक्वल है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय एल। एल आपके पास बेसिकली जोन्स डिफाइन कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा जोन्स होंगे, तो ये क्वांटाइजेशन लेवल इसको कहते हैं। सो द मिड पॉइंट ऑफ ईच जोन इज टाइम वैल्यू बिटवीन 0 एंड L - 1 इन ईच सैंपल। तो खैर ये जो है ये इस तरह होगा, अगर आपके पास V मिनिमम जो है -20 है और V मैक्सिमम क्या है, मतलब आपने कोई फ्रिक्वेंसी आपके पास है, मिनिमम वोल्ट वो जो है एम्पलीट्यूड जो है वो 20 वोल्ट है, और मैक्सिमम इसका जो है पॉजिटिव 20 वोल्ट है, और आप चाहते हैं कि इसका जो क्वांटाइजेशन लेवल है वो आप 8 सेट करें, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम माइनस मैक्सिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम 20 माइनस -20, ये क्या बन जाएगा 40 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर आपके पास -20 टू 15 हो, तो ये देखिए इस तरीके से आप सबका के पास कोई भी दो लेवल्स अगर गिवन हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ 10 और इसको मैं कर देता हूँ 20। अब क्या बनेगा, तो ये -10 हो जाएगा।
अगर सेम को मैं कंसिडर करूँ तो ये 30 हो जाएगा, 30/8, सो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्वांटाइजेशन किस तरह आप करेंगे, आप उसके मिनिमम, मैक्सिमम और आप क्वांटाइजेशन लेवल आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। ये एल का जो इसकी जो वैल्यू है, ये समटाइम्स आपको दी जाती है, अगर नहीं दी जाती तो आप उसको कोशिश करके कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर लें, ठीक है, 8, 16 या इस तरह की। अच्छा, असाइनिंग कोड टू जोन्स, अब कोड्स को आप किस तरह जोन में डिफाइन करते हैं, तो आपके लिए इसके लिए एक आप देखिए कि एन बी इज इक्वल टू लॉग टू एल। एल जो है हमने क्या डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया था एल लेवल्स हमने डिफाइन किए थे। अच्छा, यहाँ पे लॉगरिथमिक जो है वो बेस 2 है। अच्छा, बेस 2 बाय डिफॉल्ट हमारे पास लॉग जो है वो बेस 10 में होता है, तो अगर आपने 2 में कन्वर्ट करना है तो उसको आप डिवाइड करेंगे लॉग 2 पे, उस पर्टिकुलर नंबर को। आपके पास एक एग्जांपल है, एन बी की वैल्यू क्या है, 3। So each zone is then assigned a binary code, the number of bits encoded zone, the number of bits. So आपके पास NB is equal to log 2, give an example, NB के पास 3 है, आपके पास जो नंबर ऑफ बिट्स हैं 3 है, NB मीन्स नंबर ऑफ बिट्स जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो 3 है, लेट्स सपोज। आपने 8 जोन डिफाइन कर दिया, तो कोड्स आपके पास क्या होंगे, 0 0 0 0 1, क्योंकि 3 बिट्स हैं, आप इसकी कॉम्बिनेशंस बना दें। सो 0 0 विल बी रेफर टू जोन -20, अगर आपके पास मैक्सिमम जो है -20 है मिनिमम, और एक जो है -15 है, तो फिर आपके पास जो है 0 0 1 किसको चला जाएगा, -15 to 20 में, अगर आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये सही है। तो ये क्वांटाइजेशन कोड्स आपके पास है 0 1 2 3 4 5 7 8, हमने 8 डिफाइन किए थे, ये 0 से 8 हो जाएंगे, और आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ से है, यहाँ से आप डी, 2D, 3D, 4D और नॉर्मलाइज एम्पलीट्यूड, और ये नीचे जो है -D, और ये इस तरीके से डिफाइन है। तो ये वैल्यूज है 0 1, ये नॉर्मलाइज वैल्यूज आप यहाँ से, और ये इन कोडिंग, सर ये आपने सबसे पहले 0 को कोड 0 1 1 1 1 0, ट्रिपल वंस ये आ जाएगा, ये 1 1 आएगा जी, ठीक है। ये क्या है, ये 0 आ जाएगा, 0 0, और ये क्या आ जाएगा 0, और ये 0 1 0, क्योंकि ये 2 है। देखिए 2 हमेशा, देखिए ये बेसिकली बाइनरी नंबर है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एनकोडिंग वर्ड्स है, ये क्वांटाइजेशन कोड है, ये नॉर्मलाइज एरर है, और ये आपके पास क्या है, नॉर्मलाइज क्वांटाइज्ड वैल्यू है, और ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। असल एरर इसमें जरूर आएगा, एरर के चांसेस इसमें क्या है, एरर के चांसेस इसमें काफी ज्यादा है। चलो, इसकी तरफ मैं इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, शायद फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आए, अदरवाइज मेरे ख्याल सर में इस एक तरह। मिनट रह गया फिर रिज्वाइन करेंगे। हाँ, 1 मिनट रह गया सर, फिर ज्वाइन करेंगे, रिज्वाइन। अब आप थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, हम ये दूसरा सेशन ना थोड़ा सा लेट ले लेंगे, ठीक है, या आज नहीं तो फिर ठीक है। हम कल ही इसको या किसी और टाइम ले लेंगे, ठीक है, मेरा एक मेहमान आया हुआ इस टाइम, ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं, जब तक